Hello everybody, welcome to Vani Academy. So today we are going to start our next topic, that is the Mughal courts part 1. So before this I would like to tell you that Vani ma'am has started her foundation course on Indian polity from 15th June onwards. So don't be late, subscribe to Unacademy Plus and put her referral code Vani Mehra to avail 10% discount, as well as you will get a personal mentorship throughout your preparation. For more information, you can see the description box given below. So, Kings and Chronicles. The Mughal kings commissioned court historians to write accounts, records of these several types of events which were held during that reign of the particular Mughal emperor. So, okay, they used to commission court historians. So, modern historians termed this genre of text as chronicler, present chronology, because it presents the chronology of the orders of the events which were happening or held during the particular Mughal emperor. So chronicler uh, gives us glimpse into how imperial ideologies were created and disseminated, as they were a repository of factual information about the institution of Mughal state. They intended as conveyors of meanings that the Mughal rulers sought to impose on their domain. So the Mughal and their empire. So Mughals, the word Mughal come from the Mongol dynasty. So they referred themselves as Timurids. Timurids means who the person or the मतलब कि जो ऐसे लोग जो कि डिसेंडेंट रहते हैं, उनके पूर्वज कौन थे? टिमूर थे, टर्किश रूलर टिमूर. सो के फ्रॉम पैटर्नल साइड, फादर के साइड से. बट जो मदर साइड से वो लोग रिलेटेड थे गिंगिस खान से. तो इन 16th सेंचुरी यूरोपियन यूज्ड मुगल टू डिस्क्राइब इंडियन रूलर्स. Okay, Indian rulers of this branch of the family. Okay, empire was carved out of a number of regional states of India through conquest and political alliances between Mughal and local chiefs. ठीक है. ज़हीरुद्दीन जो बाबर थे वो he was driven from Central Asian homeland Fargana. He first established in Kabul and then moved to Indian subcontinent in 1526. फरगाना से आए थे. इनका बर्थ जो है उज्बेकिस्तान का है और ये रहते अफ़गानिस्तान से आए थे मतलब, लेकिन इनका बर्थ उज्बेकिस्तान का है. सो नसीरुद्दीन हुमायूं इनके बेटे थे. तो ही एक्सपेंडेड एम्पायर फ्रंटियर बट लॉस्ट इट टू द अफगान लीडर शेर शाह सूरी. इनके बाद शेर शाह सूरी आए, जिसकी वजह से इनको फिर एग्जाइल पे जाना पड़ा, अज्ञातवास पे. तो 1556 में हुमायूं डिफीटेड हुमायूं वाज डिफीटेड बाय द सूर्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही डाइड. सो जलालुद्दीन जो अकबर थे इनके बेटे हुमायूं के, वो एक्सपेंड किए और कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर and made it the largest, strongest and the richest. And the successors of अकबर वर जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये सारे जितने थे कंसोलिडेटेड और मेंटेन करके रहे और कंसोलिडेटेड करके रहे अपना अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस को. और इनका इफेक्टिव मेथड जो था वो बहुत अच्छा था एडमिनिस्ट्रेशन में और टैक्सेशन में. ये इनकी जो पावर थी विजिबल थी इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट. ओके, अब जो कॉम्बिनेशन था मिलिट्री पावर और पॉलिसी का, ये क्या करता था? एकोमोडेट करता था डिफरेंट ट्रेडिशन को जो सब कॉन्टिनेंट में प्रिवेल करते थे. इट लेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइज्ड बाय मुगल्स एंड पावर डिमिनिश्ड आफ्टर औरंगजेब. औरंगजेब के बाद अगर कोई कहता है कि ख़त्म हो गया मुगल एम्पायर, तो नहीं, ख़त्म नहीं हुआ था. पावर ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, कम हो रही थी धीरे धीरे. लेकिन लास्ट जो एम्पर थे बहादुर शाह जफर, वो सेपोय म्यूटिनी जो हुई थी 1857 की, उसके बाद इनको ओवरथ्रू कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा. अब द प्रोडक्शन ऑफ क्रोनसिलर्स. तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स थे सब स्टडी करने का एम्पायर को और उनके कोर्ट को. और ये रिटन क्यों लिखे जाते थे? ताकि प्रोजेक्ट करें एक विजन ऑफ एन एनलाइटमेंट किंगडम का. ठीक है. ऑल्सो टू इंश्योर रूलर दैट देयर वॉज एन अकॉर्डिंग ऑफ देयर रूल फ्रॉम टर्किश टू पर्सियन. जो क्रोनसिलर्स जो होते थे वो पर्शियन में लिखे जाते थे. ये लैंग्वेज थी कोर्ट की और लिटरेरी राइटिंग्स की लैंग्वेज थी. जो मुगल्स थे वो चागताई तर्क थे, मतलब बाय ओरिजिन. ये क्या होता है? डिसेंडेंट ऑफ द अर्लीस्ट सन ऑफ गेंगिस खान. गेंगिस खान के जो बड़े बेटे थे उनके डिसेंडेंट्स होते थे. और जो मुगल्स थे वो टर्किश बोलते थे, उनकी मदर टंग थी टर्किश. ठीक है. बाबर ने क्या लिखा? अपने पोइट्रीज लिखी कई और मेमोरीज के बारे में लिखा. अकबर कंसाइजली सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पर मुगल कोर्ट. तो अकबर ने क्या किया? कोशिश की, क्या सेट आउट बनाया कि पर्शियन को जो है
एक लैंग्वेज ऐसी बनाया है मुगल कोर्ट की, पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज टाइप। तो पर्शियन जो है एलिवेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ एम्पायर। अब पर्शियन लैंग्वेज क्या हो गई, एलिवेटेड हो गई एम्पायर की लैंग्वेज के तौर पे, और ये लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ होने लगी है एम्पायर में, ठीक है। इट ऑल्सो बिकम्स इंडियनाइज्ड बाय एब्जॉर्बिंग लोकल आइटम्स, लोकल आइटम्स को एब्जॉर्ब करके ये इसको इंडियनाइज भी कर दिया गया। उर्दू स्प्रैंग आउट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन एंड हिंदवी, जो पर्शियन थी वो यूज़ हुई अकबरनामा में भी। अब ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट सच एज द महाभारत एंड रामायण इनटू पर्शियन, ये भी होने लगा। महाभारत और रामायण का संस्कृत टेक्स्ट जो है उनका जो ट्रांसलेशन है वो पर्शियन में होने लगा, और इन्हें कमीशन किया जाता था मुगल एम्परर्स के द्वारा, ठीक है। जो महाभारत थी उसे ट्रांसलेट किया गया रज़्मनामा नाम से पर्शियन में, और ये बुक ऑफ वार्स इसका मतलब होता है रज़्मनामा का। रज़्मनामा क्या है, रामायण नहीं, कई बार ऑप्शन आता है, वो महाभारत है ये। अब द मीनिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑल बुक्स इन मुगल एम्पायर वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओके। तो सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज इंपीरियल किताब खाना, इंपीरियल किताब खाना सेंटर था मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन का। ये लिटरेरी और लाइब्रेरी नाम से भी जाना जाता था, और स्क्रिप्टोरियम नाम से भी जाना जाता था, एक तरह से कह सकते हैं। क्रिएशन ऑफ जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इन्वॉल्व नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए। कुछ लोग होते थे पेपर मेकर, कुछ होते थे स्क्राइब्स और कैलीग्राफर्स, कुछ होते थे ग्लाइडर्स, कुछ होते थे पेंटर्स, कुछ होते थे बुक बाइंडर्स। तो इनमें से जो पेंटर और कैलीग्राफर होते थे ये हाई सोशल स्टैंडिंग के लोग माने जाते थे बाकियों के अकॉर्डिंग, और जो कैलीग्राफी होती थी बहुत अच्छी स्किल मानी जाती थी, ग्रेट इंपॉर्टेंस की, ठीक है, उस समय पे, और इन्हें अलग अलग स्टाइल में प्रैक्टिस किया जाता था। अकबर की फेवरेट जो थी वो थी नस्तालिक फ्लूइड स्टाइल विथ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ओके। अब पेंटेड इमेज की बात करें तो द पेंटर्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व था, पेंटर भी इन्वॉल्व थे मुगल के टाइम पे, ठीक है। तो क्रोनसिलर्स नरेट इवेंट्स ऑफ द मुगल एम्पायर, क्रोनसिलर क्या नरेट करती थी, इवेंट्स जो होते थे मुगल एम्पायर में, रिटन टेक्स्ट, इमेजेस और विजुअल फॉर्म में भी वो चीज़ें दिखाते थे। स्क्राइब्स लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस ऑन नियर बाय पेजेस वेयर scenes required visual expressions, okay. So articles separately inserted images paintings which were miniatures, ठीक है। आर्टिस्ट जो है वो सेपरेटली इंसर्ट करते थे पेंटिंग्स को जो कि मिनिएचर्स थी। अबुल फजल के नाम यहाँ पे आता है। ही डिस्क्राइब पेंटिंग एज द मैजिकल आर्ट, इन हिज व्यू इट हैज़ द पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लुक एज इफ दे पोजेस्ड लाइफ। जो पेंटिंग थी वो मैजिकल आर्ट थी क्योंकि वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी, जो अजीवित हैं उनको भी ऐसा बना देती थी जैसे कि उनमें उनके अंदर जान हो, ठीक है। विद टाइम द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वॉज इंटरप्टेड इन डिफरेंट वेज इन वेरियस सोशल ग्रुप्स। मुस्लिम रूलर्स इन मैनी एशियन रीजन्स रेगुलरली कमीशनड आर्टिस्ट। अब ये लोग आर्टिस्ट को भी, जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो कमीशन करते थे, और टू पॉइंट देयर पोर्ट्रेट्स एंड सीन्स ऑफ लाइफ इन देयर किंगडम। अभी आप देखते हैं जो फतेहपुर सीकरी है, तो वहाँ पे कितने इमेजेस और कितनी पेंटिंग्स बनी हुई हैं अकबर की, उनकी वाइफ की, और कई चीज़ें जो इंस्क्राइब्ड हैं पिलर्स में और हर जगह पे। तो ये लोग कमीशन करते थे क्योंकि इनके लिए ये लोग काम करते थे, तो इनको मुगल एम्परर जो है वो कमीशन करते थे। अब द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। अबुल फजल एक इंडिपेंडेंट थिंकर हु कंसिस्टेंटली अपोज द व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव उलमा। अबुल फजल को जो थे वो कोर्ट हिस्टोरियन थे, अकबर के एडवाइज़र थे एंड स्पोक्स पर्सन थे पॉलिसीज़ के लिए, फॉर हिज पॉलिसीज़। ही वर्कड ऑन अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स, 13 ईयर्स के लिए अकबरनामा में काम किया, और ये बेस्ड था एक रेंज ऑफ सोर्सेज में, जिसमें क्या किया था, एक्चुअल रिकॉर्ड्स थे इवेंट्स के साथ ही साथ। जो अकबरनामा था वाकई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होता था, वो ओरल टेस्टिमनीज भी होती थी उस पर लोगों की, नॉलेजेबल पर्सनस की, जो जो उन्होंने मुँह से कुछ अच्छे वाक्य कहे, सूक्तियाँ कही हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड थी। ये 3 बुक्स थी, इनमें 3 वॉल्यूम। तो फर्स्ट 2 पार्ट जो थे क्रोनसिलर्स थे, थर्ड पार्ट जो था एनी अकबरी था। अभी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया है एनी अकबरी के बारे में, जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ जाके पीछे देख लीजिए एनी अकबरी के बारे में। जो फर्स्ट वॉल्यूम है इट वॉज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम एडम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ 30 ईयर्स, ओके। सेकेंड वॉल्यूम है उसमें क्लोजेज इन 46 रीनल ईयर, ओके। वो क्लोज हुआ 46 रीनल ईयर में अकबर के। और अबुल जो थे अबुल फजल, उनको ही वॉज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला
एन एनकम्प्लाइज ऑफ प्रिंस सलीम। एन अकबरी जो है प्रेजेंट करती है मुगल एम्पायर को, मुगल एम्पायर का कंपोजिट कल्चर, डाइवर्स पॉपुलेशन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज़्म जो धर्म थे वहाँ के जो लोग थे उन धर्म के, उनके बारे में, उनके कंपोजिट कल्चर के बारे में बताती है एन अकबरी। और जो अबुल फजल थे उन्होंने लिखा इंडो पर्शियन स्टाइल में। जो टेक्स्ट था उसको ज़ोर से बोला जाता था, मतलब अलाउड रीडिंग की जाती थी उसकी। अबुल हामिद लाहौरी के बारे में पढ़ें तो वो ऑथर थे बादशाह नामा के, जो कि कमीशन किया गया शाहजहां के द्वारा 3 वॉल्यूम्स में, या दफ्तर, वॉल्यूम्स दफ्तर को कहा गया, लिखा गया। तो जो फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम थे इनमें कंप्राइज ऑफ फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ एम्परर रूल, ओके, एंड द थर्ड वॉल्यूम वाज लेटर रिवाइज्ड बाय सदुल्ला खान, शाहजहां के जो वजीर थे उनके द्वारा रिवाइज किया गया थर्ड, ये जो लेटर वॉल्यूम्स थे, ठीक है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। अब एशियाटिक सोसाइटी कब फॉर्म हुई? विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। इट अंडरटुक, अब इसने क्या काम संभाला? एडिटिंग, प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन का। किसका? मैनी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट का। कई तरह की जो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनका एडिटिंग का काम, प्रिंटिंग का और ट्रांसलेशन का काम इनने संभाला। Edited version of Akbarnama and Badshahnaमा was first published by the Asiatic Society in 19th century। और 20th सेंचुरी में अकबरनामा हुआ ट्रांसलेट इंग्लिश में, किसके द्वारा? हेनरी बेवरेज के द्वारा, ठीक है। डायक्रोनिक अकाउंट क्या होता है? जिसमें ट्रेसेस होते हैं डेवलपमेंट के ओवर टाइम। और सिंक्रोनिक अकाउंट क्या होता है? इट डिपिक्ट्स सेवरल और वन सिचुएशन एट वन पर्टिकुलर मोमेंट और पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम आते हैं द आइडियल किंगडम पे। आइडियल किंगडम एक आदर्श किंगडम कैसा था, ठीक है। तो अ डिवाइन लाइट, कोर्ट की जो काउंसिलर्स हैं ड्रू अपॉन मैनी सोर्सेज टू शो दैट पावर ऑफ द मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। अब उन्हें ये जो काउंसिलर्स थे वो ये दिखाते थे कि जो किंग की पावर का सोर्स है वो डायरेक्ट गॉड से आता है उनको। कुछ एक वन ऑफ द लेजेंड थे, उन्होंने नरेट की एक मंगोल क्वीन एलंकुआ की स्टोरी, जिसमें वो इम्पैग्नेटेड हो गई थी सन की एक रे से, जब वो अपने टेंट में रेस्ट कर रही थी। और इसी के साथ साथ जब उनका बच्चा हुआ तो उसमें एक डिवाइन लाइट पाई गई, उसके पास एक डिवाइन पावर थी, ठीक है, जो कि पास होती थी जनरेशन टू जनरेशन। तो अबुल फजल ने ये मुगल की प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन ऑफ द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीविंग लाइट इमेंसिपेटिंग फ्रॉम गॉड। अब इन्होंने इसी का रेफरेंस लेके दिखा दिया कि जो मुगल किंगशिप है ये हाईएस्ट स्टेशन था इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट विच रिसीव्ड लाइट इमेंसिपेटिंग फ्रॉम द गॉड। फरी इजादी इसको कहा गया। यहाँ पे वो इंस्पायर थे फेमस ईरानियन सूफी से, शिहाबुद्दीन सुहरावादी के उससे इन्फ्लुएंस थे, जिन्होंने फर्स्ट ये डेवलप किया आइडिया कि अब उनके आइडिया के हिसाब से देयर वॉज अ हायरार्की इन द विच द डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसमिटेड टू द किंग हु देन बिकेम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट्स। कैसे इसमें ये बताया गया कि किंग पे जो है डिवाइन लाइट प्रेजेंट रहती है, जनरेशन टू जनरेशन ये हायरार्की में चलती है। इसी के साथ साथ जो किंग होता है एक सोर्स बन जाता है स्पिरिचुअल गाइडेंस का अपनी प्रजा के लिए। पेंटिंग्स दैट accomplished the narrative of the chroniclers transmitted these ideas in the way that left a lasting impression on the mind of viewers। ठीक है, अब ये जो आइडियाज़ थे पेंटिंग इनके द्वारा क्या करती थी, लोगों में ये आइडियाज़ इम्प्लांट कर देती थी कि ऐसा सच में है। तो मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बिगेन टू पोर्ट्रे एम्परर वियरिंग द हेलो। अब उन्होंने फरिश्ता टाइप का बता डाला, उनको भगवान बना डाला। जो रूलर्स थे मुगल उनको उनकी पेटी कैसी करते थे कि उनके सिर में एक हेलो, हेलो क्या होता है? एक टियारा जैसा नहीं होता, जैसे हम कभी जीसस के बारे में देखते हैं, क्राइस्ट के बारे में पढ़ते हैं कुछ भी, तो उनमें हम देखते हैं वर्जिन मैरी के सिर पे ऐसा गोल गोल फूल का एक टियारा टाइप का रहता है, वही उसी के बारे में लिखा रहता है। ये सिम्बलाइज करता है कि भगवान की असीम शक्ति है, फरिश्तों में होता है ये सब चीज़ें। तो अ यूनिफाइंग फोर्स के बारे में पढ़ें तो मुगल काउंसिलर्स प्रेजेंट एम्पायर एज कंप्राइजिंग मैनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटी। अब ये दिखाते हैं कि जो मुगल काउंसिलर्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं एम्पायर को कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, जैसे जैन, हिंदूज, जोरास्ट्रियंस, मुस्लिम्स, ठीक है। तो एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्परर स्टूड अबव ऑल रिलीजन। पीस और स्टेबिलिटी के सोर्स मानकर जो एम्परर है उसको सबसे ऊपर रखा जाता था रिलीजन के और इथनिक ग्रुप्स के। मीडिएटेड अमंग देम एंड इंश्योर्ड दैट जस्टिस एंड पीस प्रिवेल्ड, और इंश्योर करना होता था कि जस्टिस और पीस जो है प्रिवेल कर रहा है कि नहीं। अबुल फजल डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ सुही कुल एब्सोल्यूट पीस। सुही कुल मतलब एब्सोल्यूट पीस। अबुल फजल ने इस आइडिया को डिस्क्राइब किया
as the cornerstone of enlightened rule. In Suhikul, all religion and schools of thoughts had freedom of expression, but on condition that they did not undermine the authority of the state or fight among themselves. ये कैसे उनके आइडियाज थे जस्टिस पीस और रिलीजन को लेके इस पैरेड में ये बताया गया है. तो द आइडिया ऑफ सुही कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसीज. द नोबिलिटी अंडर द मुगल्स वॉज a composite one comprising Iranis, Turanis, Afghans, Rajput, Deccanis, all of whom were given positions and award purely on the basis of their service and locality to the king. अब अकबर जो है उन्होंने अबॉलिश कर दिया टैक्स पिलग्रिमेज पे 1563 पे एज जिज़्या इन 1564 एज द टू वर बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. जैसे कि ये दोनों हैं वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड थी इसलिए हमने अबॉलिश कर दिया टैक्स इन पिलग्रिमेज पे. तो जो इंस्ट्रक्शंस वर सेंट टू ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर टू फॉलो द परसेप्ट ऑफ सुहीकुल इन एडमिनिस्ट्रेशन. All Mughal emperor gave grants to support the buildings and maintenance of place of worship. Even when temples were destroyed during wars, grants were later issued for their repair, as we know from the reign of Shah Jahan and Aurangzeb. However, during the reign of the later, the jizya was reimposed on the non-Muslim subjects. अब यहाँ थोड़ा सा ये पेज दिख तो रहा है ये जस्ट सोवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब अबुल फजल जी थे उन्होंने डिफाइन किया सोवरेनिटी को कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. जो एम्परर थे वो प्रोटेक्ट करते थे 4 एसेंस अपनी पूरी प्रजा में सब्जेक्ट्स के ऊपर. क्या वो 4 एसेंस थे? लाइफ, जान, प्रॉपर्टी, माल, ऑनर, नामूस एंड फेथ, दिन. इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करते थे, इंश्योर करते थे कि इनका प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं उनकी प्रजा के लिए. तो नंबर ऑफ सिम्बल्स जो है क्रिएट किए गए विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जस्टिस का आइडिया दिखाने के लिए. ठीक है कि जस्टिस है बहुत. तो एक इनमें से एक एग्जांपल ये था कि एक मोटिव बनाया गया शो किया गया पेंटिंग में लायन और लैम्प का या काऊ का कह सकते हैं जो कि पीसफुली अगल बगल हैं ऐसा कुछ पास में है. ठीक है तो ये दिखा रहा है कि जो वीकर सेक्शन है और स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ये इक्वली एक साथ एग्जिस्ट करते हैं हारमोनी में. ये उन्होंने ये जस्टिस दिखाने के लिए ये चीज़ें जो है पिक्चराइज की. तो इसी के साथ हम ये पार्ट एंड करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वानी अकेडमी एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन to get the latest update. We are here to empower, involve and encourage you. Thank you so much.